Hello, students and my dear friends. I am your educator Hina Amir, and you are watching me on Global Online Academy. If you wanna more videos, so please subscribe our channel. First, I would to introduce my academy here. We are dealing more courses like BA LLB, LLB, and BA, BSc Biotechnology, MSc Biotechnology, BSc Microbiology, and MSc Microbiology, Science for 10th and 12th, and English Grammar with Speaking. एंड यहाँ पर सभी कोर्सेज ग्लोबल ऑनलाइन एकेडमी पर हिंदी में भी अवेलेबल हैं। इस एकेडमी से जुड़ी कोई भी जानकारी लेने के लिए आप टेलीग्राम पर एसएमएस भेज सकते हैं एंड टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस चैनल पर पेड और नॉन पेड दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिफामेशन मतलब मानहानि। तो मानहानि क्या होता है? तो मानहानि अगर एक जनरल वे में मैं आपको बताऊं तो मानहानि होता है एक तरह से किसी की क्या करना, इंसल्ट टाइप कुछ करना, तो वो होता है हमारा मानहानि। आज दोनों तरह से हम अपनी मानहानि पढ़ेंगे। एक तो हम अपनी भारतीय दंड संहिता, हमारी जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, उसके अकॉर्डिंग उसके कौन से सेक्शन में किस तरह से जो क्या है हमारी डिफामेशन को डिफाइन किया गया है। और एक होता है हमारा टॉर्ट, अपकृत्य जिसे हम कहते हैं, जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है, उसके जो अंदर है वो कैसे डिफामेशन को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। दोनों तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अकॉर्डिंग टू टॉर्ट हम बात करें तो प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार तो ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि जो प्रोफेसर विनफील्ड हैं उन्होंने किस तरीके से क्या करा है, डिफाइन किया है मानहानि को। तो उन्होंने कहा है जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा कथन प्रकाशित किया जाए जो क्या करे, जो क्या है प्रकाशित किया जाए ऐसा कथन जिससे क्या होता है, जिससे उस व्यक्ति की क्या होगी, इंसल्ट होगी उसकी, उस क्या होगा, जिससे उस व्यक्ति की समाज में निंदा हो, मतलब उसकी समाज में क्या हो, उससे बुराई हो, उसका जो क्या हो, मतलब जो समाज में जो अच्छे लोग होते हैं, जो विवेकशील लोग होते हैं, जो बड़े जो लोग हैं या जो चार लोग हैं, अगर मतलब इट मीन्स जो पब्लिक है उसमें अगर प्रकाशित कर दिया गया है किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बात जो झूठी हो और क्या हो, उसकी इंसल्ट करती हो चार लोगों में, उसकी जो क्या है, उसकी जो विवेकशीलता है, इट मीन्स उसकी जो इज्जत जिसे हम कहते हैं, उसकी इज्जत है, उसका जो मान सम्मान है, उसकी क्या है, उसकी ख्याति है, उसको क्या करता हो, वो कथन नष्ट करता हो। जैसे कि कोई किसी को कह देता है कि ये तो चोर है, तो अगर आप किसी को क्या प्रकाशित करोगे, अगर आप एक चीज़ पब्लिक कर देते हो कि एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति, एक एस्पेक्ट है, वो एक चोर है, या कुछ आप गलत कहते हो कि वो कातिल है, या कुछ भी है, कुछ भी झूठा कथन आप क्या कर रहे हो, पब्लिक कर रहे हो, आप सब जगह बता रहे हो, तो उसकी जो क्या है, उसकी वो इज्जत ख़राब हो जाती है। उस जो समाज के जो लोग हैं उसे क्या समझने लगेंगे, बुरा समझने लगेंगे, और वो जो बात है वो क्या है, वो झूठी है। तो वो आप क्या कर रहे हो, वो आप उसे डिफेम कर रहे हो, डिफामेशन क्या हो गया, आप उसकी डिफामेशन कर रहे हो। तो ये प्रोफेसर विनफील्ड ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति के बारे में आप कोई ऐसा कथन कहते हैं, कोई ऐसी बात आप कह रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, जिससे समाज के जो व्यक्ति हैं उनकी नज़रों में वो इंसान गिर गया है या उसे नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है, वो डिफामेशन है। और डिफामेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस किस बात से क्या है कि डिफामेशन होगा, कि हाँ वही बात डिफामेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी जो बात हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो ये बात साबित करेंगे, ये बात वो करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हाँ आपने जो किसी को करी है वो मानहानि करी है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं मानहानि के आवश्यक तत्व तो ये तीन तरह से हो सकते हैं। मतलब ये जो 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ये जो तीनों पॉइंट होंगे, अगर ये तीनों पॉइंट किसी बात में होते हैं तभी क्या मानी जाएगी, तभी डिफामेशन मानी जाएगी, तभी माना जाएगा कि आपने जो क्या क्या है उसे डिफेम किया है, या किसी ने आपको क्या किया है, डिफेम किया है। तो सबसे पहले कथन का अपमानजनक होना।
तो पहला पॉइंट जो है वो क्या ज़रूरी होना चाहिए मानहानि के लिए, कब ये बात प्रूफ होगी कि मानहानि की गई, तो जो कथन है, जो बात बोली गई है वो कैसे होनी चाहिए, अपमानजनक होनी चाहिए, उससे किसी का अपमान होना चाहिए। और सेकंड वाली जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट क्या है, कथन का संबंध वादी से होना। मतलब अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसने ये बात बोली है और ये बात कैसी है, ये अपमानजनक है, तो ये बात तो प्रूफ होगी कि वो बात अपमानजनक है, लेकिन आपको ये बात भी फिर प्रूफ करनी पड़ेगी कि वो जो उसने अपमानजनक बात बोली है वो किससे संबंधित है, वो उसने आपको ही बोली है, वो उसने किसी और को नहीं बोली है। तभी क्या आप प्रूफ कर पाएंगे कि आपको क्या हुई है, डिफेम की गया है, आपको आपकी डिफेमेशन की है। एंड थर्ड वन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कथन बोला गया है वो क्या होना चाहिए, वो पब्लिक होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी ने बंद कमरे में जैसे आपके बारे में कोई अपशब्द बोली है, कोई मतलब गलत बात बोल दिया है उसने, तो क्या हो गई, आपकी डिफामेशन हो गई। नहीं, आपकी वो डिफामेशन नहीं हुई। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ने आपको क्या कहा है, बुरा कहा है, और उस बुरे कहने से क्या हुआ है, समाज में पब्लिक की हुई है बात, या चाहे 4 लोगों में या 2 लोगों में या किसी और व्यक्ति के सामने आप बुरे बन गए हैं, कोई इंसान आपको बुरा समझने लगा है, आपकी क्या हुई है, आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो ख्याति है उसको हानि हुई है, आपको अब बुरा समझा जा रहा है, तब जाके क्या होती है, हमारी डिफामेशन कंप्लीट होती है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स इसमें क्या है, कंपलसरी हैं, इसके आवश्यकता, तो जिसे हम कहते हैं सबसे पहला कथन का जो क्या है, अपमानजनक होना। ये नहीं कि किसी ने नॉर्मली बात की और आपने कह दिया कि उसने आपको डिफेम किया है। सेकंड वन है हमारा, जो कथन का संबंध जो है वो वादी से होना चाहिए। मतलब ऐसे भी नहीं है कि उसने कुछ बुरी बात कही है और उसने आपको नहीं कही है, वो किसी और को कही है, या वैसे ही उसने कही है, तो वो भी एक बात क्या है, वो भी उसकी ज़रूरत है कि सबसे वो क्या होना चाहिए, वो जो कथन उसने कहा है वो आपके ही रिगार्ड में कहा है, वो उसने आपको ही बोला है। एंड थर्ड वन जो क्या है, वो जो उसने कथन अपमानजनक भी है, आपको भी कहा है, और वो बात उसने किसी और के सामने कही है। मतलब उस बात को पब्लिक किया, प्रकाशित से समझते हैं आप कि प्रकाशित किया उस बात को, तब आपकी क्या होगी, डिफेम होगी। और ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है, आवश्यकता में हमारी मानहानि के। अब हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति को या किसी एस्पेक्ट को किस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी वो बातें हो सकती हैं जिससे क्या कर सकते हैं, डिफेम सकते हैं, और कौन सी बात ऐसी हैं जो डिफेम नहीं है। सो कुछ पॉइंट्स अब हम यहाँ पर देखेंगे, साथ ही साथ देख लेंगे कि जो क्या पॉइंट्स हैं जो मानहानि में आते हैं और कौन से वो पॉइंट्स हैं जो मानहानि में नहीं आते। तो ऐसे हम डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। मानहानि है मानहानि नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट में अगर मैं बात करूं, किसी मृत मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा, मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति को भी क्या हो सकता है, क्या डिफामेशन हो सकती है मरे हुए व्यक्ति की? यस। अगर जो मरा हुआ व्यक्ति है, आपने अगर जो मृत व्यक्ति है उसके बारे में कुछ ऐसा कहा है, अगर वो इस टाइम पे, इस प्रेजेंट टाइम में अगर वो क्या होता, वो जीवित होता, वो ज़िंदा होता, और वो बात समाज में उसके बारे में क्या होती, उसका जो मान सम्मान है उसे ख़त्म करती, उसे नष्ट करती, तो वो बात क्या कहलाएगी, वो भी उसकी डिफामेशन कहलाएगी। तो आप मृत व्यक्ति की भी डिफामेशन कर रहे हैं, तो मृत व्यक्ति की भी डिफामेशन क्या होती है सॉरी, मृत व्यक्ति पर आरोप लगाना कौन सी श्रेणी में आएगा, मैंने वो आपको बताया। अगर वो जो आरोप आपने लगाए हैं, अगर जो आपने वो कथन जो बोला है, वो अगर वो इंसान क्या होता, जीवित होता इस टाइम पे, और उसकी जो है वो क्या करते, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते, उसे क्या करते, अपमानजनक वो बात होती, तो वो क्या होगी, वो भी आप डिफेम कर रहे हैं मृत व्यक्ति को भी। सेकंड पॉइंट होती है कि क्या व्यंग्योक्ति के रूप में भी आप, क्या व्यंग्योक्ति किसे कहते हैं, वक्रोक्ति भी उसे कहते हैं, तो ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है, एक होता है डायरेक्ट वे में, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट लिख लेंगे, व्यंग्योक्ति के रूप में भी क्या होता है, डिफामेशन होती है। कैसे होती है व्यंग्योक्ति? होती है जैसे कि आप किसी को डायरेक्ट डिफेम नहीं कर रहे हो, किसी का जो क्या हो आप अपमान कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं।
डबल मीनिंग बात, जैसे आपने सुना होगा, डबल मीनिंग बातें जो होती हैं, जैसे कि आप किसी इंसान को एक आराम से तो आप कह रहे हो कि तुम उसके जैसे हो, या तुम अपने भाई जैसे हो, या तुम अपने पिता जैसे हो। तो अगर इस बात को हम एक साइड से देखें, अगर डायरेक्टली वे में हम देखें, तो ये कोई अपमानजनक क्या है कथन नहीं है, ये कोई डिफेम करने वाला वर्ड नहीं है। लेकिन सेकंड अगर हम इसका मीनिंग लगाएंगे, जैसे कि किसी ने किसी व्यक्ति को कहा है तुम अपने पिता जैसे हो, या तुम अपने भाई जैसे हो, तो सेकंड मीनिंग इसका है उसका जो भाई है या उसके जो पिता हैं वो क्या है, वो एक चोर हैं, या क्या है, वो एक हत्यारे हैं, या कोई भी गलत काम करने वाले हैं। तो वो व्यक्ति इस जगह पर क्या वो अनुमान लगाएगा, वो क्या उसमें इनडायरेक्ट वे में उसे कहेगा कि आपने उसको भी क्या कहा है, इनडायरेक्ट वे में चोर कहा है। तो उस रूप में भी मानहानि क्या होगी, आपने उसको डिफेमेशन, आपने उसको डिफेम किया है। थर्ड वन पॉइंट क्या है, चित्रों द्वारा, मतलब आप किसी का चित्र कहीं बना रहे हैं, या किसी का कार्टून बनाकर आप क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उसके द्वारा भी आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी मानहानि कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, आप किसी व्यक्ति के जो नाम है उसका क्या कर रहे हैं, गलत प्रकाशन कर रहे हैं, झूठा प्रकाशन कहीं कर रहे हैं, नाम का गलत प्रकाशन, तो वो भी क्या है, वो भी उसकी मानहानि है। आप उससे बिना पूछे या गलत तरीके से आप उसका जो नाम है वो यूज़ कर रहे हैं, उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो वो भी क्या आएगा, वो भी मानहानि में आएगा। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे मानहानि में आते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जो हमारे मानहानि में नहीं आते, मतलब जो पॉइंट्स होंगे और मानहानि नहीं। तो सबसे पहला तो है सत्य, मतलब अगर आपने कोई बात प्रकाशित की है, आपने किसी को क्या कहा है, चोर कहा है, तो वो बात क्या है, वो सत्य है। बात तो गलत है, किसी को चोर कहना अपमान करना है उसका, लेकिन अगर वो बात सत्य है, अगर आप किसी के बारे में ऐसा कथन कह रहे हैं जो उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल सच है, राइट है, तो वो आप उसकी क्या नहीं कर रहे हैं, आप उसकी मानहानि नहीं कर रहे हैं। और क्या है, कोई भी जो कथन है वो जब तक मानहानि, जैसे मैंने आपको आवश्यक तत्व में बताया, जब तक वो क्या ना हो, वो प्रकाशन ना हो, वो समाज के जो विवेकशील लोग हैं उन्हों के जो नज़रों में हो, वो इंसान की क्या ना हुई हो, उसकी ख्याति, उसके मान सम्मान को हानि ना पहुंची हो, तो जब तक वो जो क्या है, वो जो कथन है वो मानहानि में नहीं आएगा। तो ये तो थे हमारे क्या, जो हम मानहानि है, जो हमारी डिफॉर्मेशन है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, हमने उसके टाइप्स पढ़े हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी आईपीसी है उसके अकॉर्डिंग जो डिफॉर्मेशन है, जो मानहानि है, उसे कैसे डिफाइन किया गया है। सो हमारी जो आईपीसी है, इट मीन्स इंडियन पिनल कोड, इसका जो क्या है, इसका जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन इसका, 499। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि राष्ट्र के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उसको अपनी क्या, अपनी ईमानदारी, अपने यश गौरव, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रसिद्धि और मान सम्मान को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। सो आपके समझ में आया, मतलब अपना मान सम्मान का उसे सुरक्षा करने का क्या है, पूरा अधिकार है। तो इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति या तो बोलकर या लिखकर या कार्टून बनाकर या इनडायरेक्ट वे में किसी भी व्यक्ति से, किसी इंसान के बारे में कुछ ऐसी बात बोलता है या उस पर ऐसा झूठा लांछन लगाता है जिससे क्या होता है, वो समाज के लोगों में गिर जाता है इंसान, या समाज के जो लोग हैं उसे बुरा कहने लगते हैं, उसे गलत समझने लगते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मानहानि। सो जैसे कि मैं लिखूँ कि आईपीसी 499 सेक्शन के अनुसार क्या कहा गया है, जब किसी व्यक्ति के बारे में बोले जाने, पढ़े जाने या चित्रों द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाए जिससे व्यक्ति के मान सम्मान या ख्याति को क्या पहुँचे, व्यक्ति के मान सम्मान को हानि पहुंचती हो, उसकी हानि क्या होती, उसकी क्या होती है, वो
जो मान सम्मान है वो नष्ट होता हो। तो ये क्या होगा, ये मानहानि कहा जाएगा। और ये कौन सा सेक्शन बता रहा है, हमारा इंडियन पिनल कोड, हमारी भारतीय दंड संहिता धारा 499 ये बात को डिफाइन करती है कि जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कोई बोला जाने, लिखे जाने या पढ़े जाने या आंखों से देखे जाने कोई कार्टून बनाता है, कोई इनडायरेक्ट वे में कहता है या बोलकर कुछ भी ऐसे बात करता है जिससे एक तो वो बात झूठी होती है, ऐसे बात करता है इस आशय से कि वो जो है वो समाज की नज़रों में गिर जाए, उसका मान सम्मान लोगों की नज़रों में कम हो जाए, तब क्या कहलाएगा, तब वो डिफामेशन कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफामेशन, इट्स मीन्स मानहानि के प्रकार। सो 2 टाइप्स होते हैं, अपवचन, अपलेख, लाइबल एंड स्लैंडर। तो अपवचन क्या है, वचन से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम किसी व्यक्ति को बोलकर, वॉइस मैसेज कह सकते हैं हम, बोलकर किसी भी तरह से जो बोलकर जिसे क्या हुआ जा रहा है, जिसे कानों से सुना जा रहा है, जो इंसान मुंह से बोला है और कानों से उसे लोग सुन रहे हैं और तब उसकी वो वर्ड क्या कर रहा है, उसे डिफेम कर रहा है, तब कौन सी मानहानि कहलाएगी, अपवचन। सेकंड उसी टाइप में हम देखेंगे अपलेख, जहाँ क्या होगा, बोलकर नहीं लिखकर, जो कैसे साबित होगी, आँखों से, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। और अपलेख में क्या आएगा, चित्र भी बनाना भी आ सकता है, हम उस व्यक्ति का, जैसे हम एक कार्टून बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, लिख के कहीं कर सकते हैं, आपने लेटर उसको लिखा है। तो इस तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, उसके बारे में गलत या झूठी जो क्या है उस पर लांछन लगाते हैं, कुछ गलत आप बात बोलते हैं, तो वो कौन से मानहानि में आएगा, अपलेख में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानहानि के क्या हो सकते हैं या मानहानि किस तरह से हो सकती है। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो मानहानि है वो किस किस तरह से हो सकती है, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानहानि के प्रकार बताइए, तो दोनों में आपने लिखना है, या फिर ये सिंगल भी पूछे जाते हैं कि अपवचन क्या होता है और अपलेख क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें थोड़े से अपने केस देख लेते हैं कि एक दो जो हमारे क्या हैं, जो हमारे डिफामेशन में क्या आते हैं, केस आते हैं। क्योंकि अगर हम मानहानि टॉट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें जो केस हैं वो लिखने मस्ट ही हैं, हमें केस ज़रूर ही लिखने हैं, कम से कम 2 केस तो हमने इसमें एग्जाम में राइट डाउन करने ही हैं। और अगर हम लाइन मीडिया में या अदर किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मानहानि कर रहे हैं तो हम केस स्किप कर सकते हैं, या फिर एक केस तो हम जब भी लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम केस लिखेंगे, फेमस एंड लीडिंग केस है हमारा मॉरिसन वर्सेस रिची एंड कंपनी 1961। तो मैं इस केस की स्टोरी बता देती हूँ, आप ऐसे ही राइट डाउन कर सकते हैं इसके बारे में और ये केस का नाम याद कर सकते हैं। मॉरिसन वर्सेस रिची एंड कंपनी 1961। तो ये जो है वो क्या कह रहा है इस केस में बताया गया है, इस केस में एक जो न्यूज़पेपर है वो ये चीज़ पब्लिक करता है, वो मतलब अपने न्यूज़पेपर में ये खबर छाप देता है कि एक जो कपल है उसे क्या हुआ है, उसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये जो कथन है ये अपमानजनक कथन नहीं है, लेकिन सेकंड अगर हम देखें तो वो जो कपल था, मतलब वो जो दंपत्ति थी, हस्बैंड वाइफ जो थे, उनकी जो शादी है उसको ओनली 2 मंथ ही हुए थे। तो और ये जो कथन था ये झूठा भी था। तो इस कथन के बारे में क्या कहा गया था, जो उस अखबार की जो वो कंपनी है, जो प्रेस वाले थे, उनको क्या किया गया था, वो समझा गया था कि हाँ वो उसको क्या किया है, उन्होंने उसको डिफेंड किया है, तो वो मानहानि के लिए उन्हें दायित्व समझा गया था, उनको लायबल किया गया था। सो सेकेंड वन केस है हमारा बालाराम वर्सेस मुसम्मत लाल। इस केस की थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ, AIR सो इस केस में क्या हुआ था, इसमें बालाराम वर्सेस मुसम्मत लाल में इसमें क्या किया गया था, एक खबर प्रकाशित की गई थी, न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, क्या है
कि जो एक व्यक्ति है, ए पर्सन है, उसकी जो अगेंस्ट है ये खबर छपी थी कि उसने क्या किया है, झूठा सौदा किया है, उसने मतलब एक तरह से फ्रॉड किया है। लेकिन जो ये जो कथन था, मतलब ये जो प्रकाशन किया गया था, ये क्या था, असत्य था, ये झूठा था उसके बारे में। तो उसका मान सम्मान क्या हुआ था, वहाँ पे ठेस पहुँचाई गई थी, उसकी ख्याति को समाज के जो विवेकशील लोग थे उनकी नज़रों में उसकी क्या हुई थी, मान सम्मान की हानि हुई थी। तो क्या हुआ था, तो मान हानि का केस उसने क्या किया था, उस प्रकाशन के खिलाफ दायर किया था और वहाँ पर उसे दायी समझा गया था। मतलब जिन्होंने प्रकाशन किया है उन्हें क्या किया गया था, लेबल किया गया था और उन्हें क्या देनी पड़ी थी, उसकी क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी थी। सो ये कंप्लीट हुई हमारी डिफॉर्मेशन। तो एक बार राइट डाउन कर लेते हैं क्या स्ट्रक्चर हमारे आंसर का था, क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है पूरी डिफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले तो हम जो क्या है मानहानि के बारे में मैंने आपको प्रोफेसर विनफील्ड एंड आईपीसी सेक्शन 499 के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे या किसी तरह जो भी है आप जो समझ रहे हैं, पढ़ना है आपको जो भी करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या माइंड में चीज़ याद रखनी है कि जो मानहानि है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, क्या कहा गया है। सेकंड हमने उसके बाद पढ़ना है मानहानि के आवश्यक तत्व। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, मानहानि के प्रकार। फिर हमें पढ़ना है कि मानहानि जो मैंने आपको डिफरेंस करके बताया था, मानहानि है या मानहानि नहीं है, मतलब कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो मानहानि में आते हैं और कौन से वो पॉइंट्स हैं जो मानहानि में नहीं आते। और उसके बाद मैंने आपको केस लॉज लिखवाए हैं। उसके बाद आपने क्या करने हैं, केस करने हैं अपने मानहानि में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपको और भी इसके रिगार्ड में आप और कोई से भी सेमेस्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का या किसी और भी क्लास का अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं रिट। रिट क्या होती है और कौन इसको जारी करता है और कितने टाइप्स की हमारी रिट्स होती हैं, कितने टाइप्स की हमारी रिट होती हैं और कौन कौन जारी कर सकता है और किसके लिए जारी की जा सकती है और किसके लिए जारी नहीं की जा सकती, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिट होता क्या है। तो रिट जो है हमारा वो क्या होता है, एक लिखित आदेश होता है रिट। और वो आदेश कौन देता है, वो आदेश देती है क्या, हमारी कार्यकारिणी जो क्या होती है, जो हमारी जो अदालत होती है, जो हमारे जो न्यायालय हैं, इट मीन्स हमारा जो कोर्ट है वो क्या जारी करता है, वो रिट जारी करता है। और क्या रिट जारी करता है, वो होता है एक लिखित रूप में आदेश। अब कैसा आदेश होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और मोस्टली रिट जारी होती है तो मतलब रिट एक तरफ से कह सकते हैं हम कोर्ट का एक आखिरी आदेश, किसी भी टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो भी क्या दिया जाता है, एक लास्ट आदेश हम इसे कह सकते हैं लिखित रूप में, जो किसी भी उस टॉपिक पे किस पे दिया जाएगा वो हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की जो क्या है हमारी रिट हैं। उससे पहले हम देखेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो हमारी ये कोर्ट हैं रिट जारी कर सकती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि जो रिट जारी है वो कैसे कैसे होती है और रिट क्या होती है। अब हम अपने रिट के टाइप्स पढ़ेंगे। दोनों रिट जारी कर सकती हैं, कैसे जारी कर सकती हैं। हमारा जो आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 अनुच्छेद जो हमारा 226 है उसमें क्या बताया गया है, उसमें हाई कोर्ट को हाई कोर्ट को मतलब राइट है कि वो क्या जारी कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, वो आर्टिकल 32 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट को दिया गया है 226 में। जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, वो अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, वो पूरी की पूरी कंट्री, पूरे के पूरे देश पे क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारा हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकार और संवैधानिक
दोनों ही उसमें क्या, दोनों ही अधिकारों में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें, जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों के रिगार्ड में ही क्या करता है, रिट जारी करता है। सिर्फ कौन से अधिकारों में जारी करता है, मौलिक अधिकारों में। तो ये तीनों पॉइंट्स हम अच्छे से राइट डाउन करेंगे और इनको अच्छे से याद रखेंगे कि जो हमारा 226 है अनुच्छेद, उसमें किसको बताया गया है, हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी कर सकता है, और उसका जो अधिकार है वो कितने उस पर है, अपने स्टेट लेवल पे क्या कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। थर्ड वन जो क्या है, वो मौलिक और संवैधानिक दोनों ही मामलों में, दोनों ही अधिकारों के लिए क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में दिया गया है और वो पूरे देश में किसी भी उस पर अपनी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और क्या उसका क्षेत्र अधिकार रहेगा कि वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के क्या है रिगार्ड में ही क्या करेगा, रिट जारी करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स। तो कितने टाइप्स की जो है हम रिट्स पढ़ने वाले हैं, 5। तो फर्स्ट वन है हमारी हैबीस कॉर्पस। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिसको हिंदी में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं एंड इंग्लिश में क्या हम कहेंगे इसको, हैबीस कॉर्पस। अब हैबीस कॉर्पस क्या होती है, इसका हम सारी जो हमारे रिट्स हैं हम इनका एक मीनिंग याद कर लेंगे। तो इसका मीनिंग होता है बॉडी, शरीर। अब क्या है इस रिट के अंदर, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं। अब शरीर से इसका क्या मतलब है, अब जैसे हमारा कोर्ट है, तो हमारा जो कोर्ट है वो पुलिस को, या हाँ पुलिस को, जैसे कि पुलिस ने कोई बंदा है जो उसको गिरफ्तार किया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, तो हमारा जो कोर्ट है वो पुलिस को या प्रशासन को वो क्या रिट जारी करेगी, हैबीस कॉर्पस जारी करेगी और कहेगी कि मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम उसमें मैनेज कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम उसमें बता दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर क्या है तुम्हें वो जो एस्पेक्ट है, वो जो बॉडी है, इट मीन्स वो जो इंसान है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको क्या करना होगा, उसको कोर्ट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा। और फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि मतलब वो मुजरिम है, वो अपराधी है या वो नहीं है। तो ये जारी करने के लिए, अपने सामने पेश करने के लिए कौन सी जो रिट जारी की जाती है, वो की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या उद्देश्य होता है हैबीस कॉर्पस का, तो इसका उद्देश्य बस यही है कि किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को क्या करना होता है, गैर कानूनी तरीके से अगर हिरासत में ले लिया गया है तो उसकी समीक्षा करना होता है। इसका उद्देश्य किसी को गैर कानूनी तरीके से क्या करनी होना चाहिए, इसमें हिरासत में नहीं कोई गैर कानूनी तरीके से होना चाहिए। तो इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से ये रिट जो है वो कोर्ट के द्वारा प्रशासन को या पुलिस को, किसी को क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो सेकेंड वन जो हमारी रिट है वो है मैंडामस। जिसे हिंदी में हम परमादेश कहते हैं। अब परमादेश का मीनिंग क्या है, परमादेश का मीनिंग है कमांड, एक तरफ से आदेश देना। मतलब ये वाली जो रिट होती है, ये जो इट मीन जैसे कि हम कह सकते हैं एक बड़े लेवल की जो अदालत होती है वो अपने से छोटे वाले को, जो उसके अधीनस्थ जो अदालत होती है उसको जारी करती है, या किसी को भी कमांड दे सकती है, या किसी भी प्रशासन को या किसी कमिश्नर को या किसी भी जो भी किसी अपने उस पर जो किसी पोस्ट पर जैसे कोई ऑफिसर है या कोई है, तो अगर वो जो अपना काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है या कोई भी उसमें मिस्टेक हो रही है, तो जो हमारा जो न्यायालय है, हमारी जो कोर्ट है उसको आदेश देती है, परमादेश देती है, उसको कहती है कि मतलब वो क्या करे, अपनी ड्यूटी करे। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो परमादेश है वो राष्ट्रपति, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए, और हमारे जो राज्यपाल हैं उनके लिए, या मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या नहीं कर सकती, जारी नहीं कर सकती, या फिर किसी वैसे ही निजी व्यक्ति के खिलाफ क्या नहीं हो सकती, जारी नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब क्या है, ये अपने तरह से अपना जो काम है उसे प्रॉपर तरीके से करने के लिए अपने आप से ही क्या है, किसी को वो नहीं है, अपने आप से ही अपना काम करने के लिए वो है,
ये खुद से अपना काम करेंगे, इन्हें जो क्या है वो आदेश नहीं दिया जा सकता। तो मैंडेमस जो है वो राज्यपाल, राष्ट्रपति या किसी निजी व्यक्ति या मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ क्या नहीं की जा सकती, जारी नहीं की जा सकती। थर्ड वन जो है वो हमारी कौन सी है, प्रोहिबिशन। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, निषेध। इसका मतलब क्या है, साफ साफ अगर मैं आपसे कहूँ कि मना करना या क्या हो जाएगा, रोकना। तो कैसे रोकना है या फिर मना करना है, जैसे कि ये कब रोक जा सकती है, जैसे कि ये ना अपने से अधीनस्थ, अपने से नीचे न्यायालय को, जो न्यायालय है वो जारी कर सकता है। किस मामले में कर सकता है, जैसे कि अगर निचली जो अदालत है उसने फैसला सुना दिया है और अपने अधिकार से बाहर, मतलब जिस न्याय पे, जिस वाद पे उसने न्याय दिया है, अपना फैसला सुनाया है, वो उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर था, वो उसके क्षेत्र में नहीं आता था, उसमें फैसला सुनाया है या उसमें ऐसा ही कुछ केस है, तो जो ऊपर जो अदालत है वो निचले अदालत को रोक सकती है, कह सकती है कि ये जो है ये तुम्हारे क्षेत्र अधिकार से बाहर है। रोकना होता है प्रोहिबिशन। फोर्थ वन जो हमारी रिट है वो कौन सी है, फोर्थ वन है सर्ड्यूरेरी। उत्प्रेक्षण लेख, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षण लेख। अब इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे है, जैसे कि मान लो कोई, जैसे हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट अपनी से निचली अदालत, अधीनस्थ अदालत को ये जारी कर सकती है कि जो तुम्हारे पास जो लंबित, इट मीन्स जो केस काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, वो अभी तक पेंडिंग में हैं, तो उनके लिए क्या आदेश जारी करेगी कि वो जो केस हैं वो तुम क्या करो, हमारे पास क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। या फिर जो उसमें अगर फैसला सुना दिया गया है तो वो अगर ठीक नहीं है उसकी जो वो है, तो या फिर ये क्या है कि जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो निचली अदालत है उसका जो निर्णय या आदेश जो उसने जारी किया है वो क्या है, वो उसकी शक्ति से परे है, या निर्णय में कोई गलती है, या कोई इसी मामले में निर्णय नहीं हुआ है, वो काफ़ी टाइम से कोई वाद है जो पेंडिंग में है, तो उस समय पे क्या कर सकती है हाई कोर्ट, निचली अदालत को क्या कर सकती है, उत्प्रेक्षण लेख, सर्ट्यूरेरी रिट जो है वो जारी कर सकती है। अब फिफ्थ एंड लास्ट वन जो हमारी है वो क्या है, क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा, इसका मीनिंग है किस अधिकार से। इट मीन जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई भी किसी भी पोस्ट पर है, तो जो हमारी अदालत है उसके द्वारा सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं उन्हें ये वाली रिट जारी की जाती है। और उससे क्या पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया है, इसका मीनिंग है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। तो जो हमारी जो अदालत है वो उनसे या तो ये सवाल करती है कि किस अधिकार से जो है तुम इस पद पर, मतलब तुमने ये पद ग्रहण किस अधिकार से किया है। या फिर कह सकती है कि अगर अदालत को खुद से ये पता है, ये उसे इट मीन्स उसे मतलब ये पूरा कंफर्म है कि ये जो पद है वो उसके ठीक, वो पद उसके लिए नहीं है, या वो उसने किसी गलत तरीके से जो लिया है, तो उसे वो ये भी आदेश जारी कर सकती है कि वो एक पर्टिकुलर एक 6 मंथ का टाइम पीरियड भी उसे दे सकती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर क्या है अपना जो पद है वो छोड़ सकते हैं। या फिर वो पूछ सकती है कि किस अधिकार से जो है आप अपने इस पद पर हैं। तो ये थी हमारी 5 रिट। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद में रिट जारी करने का अधिकार मिला है, और 5 रिट मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन किए हैं। और ये जो रिट है हमारे, अगर हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आती ही आती हैं, और ये तो हमें लर्न करनी ही करनी होगी। ये हमारी लॉ एंड मीडिया में आती है एंड हिस्ट्री वगैरह में सब में आती है। मतलब हमें रिट को करनी ही करनी है। अगर हम कोई से भी सेमेस्टर से या कोई से भी हम सब्जेक्ट कर रहे हो तो रिट तो हमें करनी ही करनी है। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें।